हेलो सभी विद्यार्थियों का आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास बीए बीएससी सेकंड ईयर ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है संसाधन भूगोल, इसका यूनिट फर्स्ट चल रहा है। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा के संसाधन में से प्रश्न बन के आया है, देखो, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों पर टिप्पणी लिखो। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर टिप्पणी लिखो। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो परंपरा से चले आ रहे हैं, यानी जिनको प्राकृतिक रूप से, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये वर्तमान समय में इनकी जो संसाधन या इनके भंडार है वो समाप्त होने की कगार पर है, तथा जिनका उत्पादन है वो भी ज्यादा से ज्यादा अधिक अदा करना पड़ता है और अत्यधिक महंगे भी होने लगे। मांग की दृष्टि अधिक होने के कारण ये महंगे भी होने लगे। अब बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखो, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी ऊर्जा शक्ति संसाधन किसी देश के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। परिचय की बात करते हैं। किसी भी देश के सर्वांगीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। मानव सभ्यता और उसका आर्थिक विकास ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के साथ से जुड़ा हुआ है। किसी भी देश के औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा के संसाधन एक आवश्यक तत्व के रूप में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। नंबर अगर फर्स्ट बात करते हैं, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, ताप नाभिकीय संलग्न जो रिएक्टर ऊर्जा है तो वो हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई। तो ये इस प्रकार की जो ऊर्जा है। तो नंबर 5 देखते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य असीम शक्ति का स्रोत है, यानी सूर्य जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, यानी पृथ्वी के 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी बहुत ही छोटे क्षेत्र से भी आप अगर उसको काउंट कर सकते हो तो कैलोरी में ऊर्जा मान आएगा उसका। सूर्य से प्रति वर्ग मीटर मरुस्थलों में 2200, विषुवत रेखीय क्षेत्र में 1700, उपोष्ण कटिबंधीय में 1400 तथा मध्य यूरोप में 1100 किलोवाट हॉर्स के बराबर वार्षिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, भौगोलिक दृष्टि से सूर्य ताप के वितरण तथा प्राप्यता के आधार पर देखा जाए तो इसमें काफी अंतर होता है। सर्वाधिक जो मात्रा है वो है 20 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों में। उत्तर दक्षिणी अक्षांशों से कटिबंधों में ये सूर्य ताप प्राप्त होता है, यानी इस जगह पर सूर्य की एनर्जी यानी सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती है तथा यहाँ से सूर्य ताप है वो ज्यादा प्राप्त होगा। सूर्य ताप होगा इसकी एनर्जी भी ज्यादा प्राप्त होगी। सौर ऊर्जा विशेषतः विकसित विकासशील देशों में जहां मांग क्षेत्रीय दृष्टि से अति बिखरी हुई मिलती है अधिक उपयुक्त है। सौर ऊर्जा 2 विधियों से प्राप्त की जाती है, यानी मुख्य रूप से सौर ताप संग्रह। नंबर 5 अगर विधि की बात करें तो सौर ताप संग्रह, तथा सेकंड अगर बात करें इसकी तो वह है फोटोवोल्टिक सेलों द्वारा। फोटोवोल्टिक सेल, तो इसके द्वारा सूर्य किरणों को संचित कर विद्युत शक्ति में परिवर्तित किया जाता है। 1 वर्ग मीटर प्रतिदिन तेज सूर्य ताप पड़ने पर केवल 6 से 8 किलोवाट के बराबर ऊष्मा प्राप्त होती है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां पर सौर ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावनाएं उपलब्ध है। यहां प्रति वर्ष 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा सूर्य विकिरण प्राप्त होती है। अगर यहाँ पे सौर ऊर्जा में पानी गर्म करने, भोजन बनाने, विद्युत पंप चलाने
औद्योगिक एवं घरेलू क्षेत्र के अंदर भी सौर ऊर्जा का काफी उपयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पे भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन है, या सभी देशों में देख लो पहले कि कौन कौन से में कितनी कितनी प्राप्त होती है। तो नंबर 5 देखो, सौर ऊर्जा उत्पादन देश और यहां पे देश डाल दो, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या डालोगे, वर्ष, जो आंकड़े अपने पास लास्ट टाइम के हैं 2013 के। तो नंबर 5 है जर्मनी। जर्मनी में यहां पे उत्पादन है 31.30 गीगावाट में लेना है इसको। 31.30। दूसरा है इटली का, सेकंड है इटली का, वो है 20.46। थर्ड है वो है स्पेन। स्पेन की अगर बात करें 9.33। इसके अलावा फ्रांस की अगर बात करें तो यहाँ पे 4.75। जापान के अंदर यहाँ पे है 13.91। तथा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के अंदर बात करें तो यूएसए में 17.55। तथा चीन के अंदर देखो, चीन के अंदर है 18.30। तथा शेष विश्व में 6.42 और संपूर्ण विश्व में है 135 गीगावाट तक उत्पादन किया जाता है। अब इसके साथ में देखो भारत के अंदर है, यहां पे आ जाता है राज्य और यहां पे आ जाएगा उत्पादन। और यहां पे आ जाएगा प्रतिशत कि कितना प्रतिशत उत्पादन करता है। नंबर 5 लेते हैं गुजरात। और गुजरात के अंदर कितना है 654.8 और ये 66.9% यानी 5th स्थान पे है। और ये उत्पादन किसमें आएगा मेगावाट के अंदर। सेकंड है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर है 15 और 1.5%, ठीक है। इसके बाद है तीसरा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर 20 और ये कितना है 2%। आंध्र प्रदेश के अंदर है 21.9 और ये है 2.2%। अगला है राजस्थान के अंदर है 197.5 और 20.2। यानी ये कौन से स्थान पर है, राजस्थान अभी सौर ऊर्जा में सेकंड स्थान पर है। तो ये हो गया सौर ऊर्जा का उत्पादन। आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं।
अगला है, दूसरा है, वो है पवन ऊर्जा। 2014 तक विश्व की कुल पवन ऊर्जा 3,59,533 मेगावाट हो गई है। 2014 में चीन में 23,351 मेगावाट पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता बढ़ी है। अब बात करते हैं हम पवन ऊर्जा क्या होती है कि मरुस्थल के अंदर जहां पे पवन अधिक चलती है उन स्थानों पर पवन ऊर्जा मुख्य रूप से लगाई जाती है। तो पवनों का जो है क्षेत्र, उसमें जो पवन चक्की है उसके द्वारा हवा से घूमती है तथा उसके नीचे जो बैटरी वगैरह रहती है डायनामो, उससे उसमें ऊर्जा संग्रहित होती रहती है। तो देखो यहाँ पे अगर पवन ऊर्जा की बात करें हम, किसी भी समय अमेरिका के पश्चिमी मैदान में जल पंपिंग के लिए पवन चक्की का प्रयोग बहुत प्रचलित था, परंतु बाद में विद्युत पंपों ने स्थान ले लिया। यानी प्राचीन काल में भी वो मुख्य रूप से पवनों का उत्पादन होता रहा है और अधिक भी हो रहा है। पवन ऊर्जा का उत्पादन 60 से अधिक देश कर रहे हैं और 2012 के बाद में भी पवन ऊर्जा का है वो उत्पादन क्षेत्र बढ़ा है। देखो इसमें कौन कौन से देश है, तो हम बात करते हैं देश यहाँ पे और पवन ऊर्जा उत्पादन। ये प्रतिशत के अंदर है। नंबर फर्स्ट है चीन, और चीन है वो है 45.2% के। सेकंड है ये है संयुक्त राज्य, और संयुक्त राज्य के अंदर है 9.4, तथा अगला है जर्मनी। जर्मनी के अंदर है 10.2। फोर्थ है भारत, भारत के अंदर है 4.8%। पांचवा है कनाडा, कनाडा के अंदर है 3.6%। इसके बाद में है छठा है वो है फ्रांस, फ्रांस में जो है पवन ऊर्जा का 2.0%। तो ये हो गया मुख्य देशों में जहां पे पवन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है यार, बहुत से में इसका और भी बढ़ने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है। अब यहां पे बात करते हैं भारत के अंदर। भारत देश में पवन ऊर्जा की कुल क्षमता है वो है 45,000 मेगावाट। एशिया महाद्वीप की विशालतम पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन की 150 मेगावाट उत्पादन क्षमता की परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। अब देखो राज्य यहाँ पे तथा उत्पादन मेगावाट। कौन कौन से हैं राज्य? नंबर फर्स्ट है वो है तमिलनाडु, तमिलनाडु इसमें है 6007 मेगावाट। सेकंड है वो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर है 2310। थर्ड है गुजरात, गुजरात के अंदर है 2884। अगला है कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर है 1330। अगला है राजस्थान,
राजस्थान के अंदर है 1524। जैसलमेर यानी पश्चिमी क्षेत्र में जहां पे पवन वगैरह अधिक चलती है, तो इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है पवन चक्कियों के द्वारा। तो इसका आजकल इसको पवन ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करके अलग प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग है। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत क्षयशील को देखते हुए नवीनीकरण स्थापित हो रहा है। 2030 तक पवन ऊर्जा में 5.7% प्रति वर्ष की दर से अनुमान मिली, यानी आगे से आगे अनुमानित बढ़ोतरी होने का अनुमान है। 2002 में कुल ऊर्जा उत्पादन में पवन ऊर्जा का जो है बढ़कर 2030 तक 4% हो जाएगा। पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन का द्वितीय विशालतम नवीनीकरणीय स्रोत होगा। तो इस प्रकार से बढ़ने वाली है जो पवन ऊर्जा, उसका जो भविष्य है अधिक से अधिक उत्पादन होगा। अगला है भूतापीय ऊर्जा। ये हो गया पवन ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का भी पृथ्वी पर अपार भंडार उपलब्ध है। पृथ्वी के 10⁷ मेगावाट परस ऊर्जा निहित होने का अनुमान है। विश्व में संवहनीय जलीय ताप से विद्युत उत्पन्न की जाती है। यूएसए, इटली, मैक्सिको, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, ताइवान तथा फिलीपींस प्रमुख है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निम्न प्रकार के 4 स्रोतों के द्वारा प्राप्त होती है। नंबर 5 अगर बात करते हैं तो देखो, प्राकृतिक संवहनिक तप्त जल जैसे गीजर, झरने आदि के द्वारा उत्पादन की जाती है। ठीक है। दूसरा है भूगर्भिक दबाव युक्त तापीय क्षेत्र। तीसरा है मैग्मा क्षेत्र। फोर्थ है गर्म शुष्क चट्टान तंत्र। भारत में हिमालय विशेषतः उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसका संभाव्यता वो है, तो वहां पे ये गीजर वगैरह प्राकृतिक मुख्य स्रोत पाए जाते हैं। अगर इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो देखो, उत्पादन है वो अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न है। मुख्य रूप से उत्पादन है वो है यूएसए में। देखो यहाँ पे आ जाएगा देश और यहाँ पे आ जाएगा उत्पादन क्षमता, और उत्पादन के अंदर क्या आ जाएगा यूएसए। यहाँ पे कितना है 14.8 TW/हॉर्स टिलियन। अगला है इटली। इटली के अंदर कितना है 5.32। ठीक है। फिर है जापान। जापान के अंदर कितना है 30-27। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर है 28-92। अगला है मैक्सिको। मैक्सिको के अंदर है 72-9। तो इस प्रकार से ये है कि भूतापीय एनर्जी है वो अच्छी। इसमें हम अन्य देशों की बात भी करें तो देखो, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और इटली में प्राकृतिक रूप से पृथ्वी से प्राप्त ऊष्मा का प्रयोग काफी पहले से ही किया जा रहा है। इटली के ट्यूनिस के प्रांत में फ्लोरेंस के दक्षिणी पश्चिमी लॉर्डेलो का प्राकृतिक वाष्प क्षेत्र से 1913 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। आज मानव को पृथ्वी के अभ्यंतर से प्राप्त ऊष्मा एक महत्तम व्यवहारिक नवीन ऊर्जा स्रोत के रूप में प्राप्त हुआ है। कैलिफोर्निया के इंपीरियल घाटी में ऐसे बहुत से क्षेत्र है जहां उष्ण जल को भूतापीय ऊष्मा से वाष्पित करके टरबाइन चलाए जाते हैं। केवल भूतापीय शक्ति से कैलिफोर्निया अपनी वर्तमान विद्युत आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। संसार में बहुत से भागों में धरातल के नीचे 1 से 5 मील अर्थात 3 से 15 किमी गहराई पर उग्र उष्ण चट्टानें हैं। विशेषज्ञों का प्रस्ताव है कि इस ऊष्मा का उचित प्रयोग कर शीत जल को पंप द्वारा उस विभंगी चट्टान में प्रवाहित करके किया जा सकता है।
वह जल चट्टान की ऊष्मा 350 फ़ारेनहाइट तक गर्म होकर संवहन द्वारा धरातल की ओर उठेगा, तब उसकी ऊर्जा को टरबाइनों को चलाने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक अन्य उपयोग के द्वारा भूतापी ऊर्जा का उपयोग करके कर्षकों का वेधन किया जाता है। एक कर्षक का जल को पंप से नीचे की ओर भेजेगा जाए और वह जल अत्यधिक उष्ण हो जाएगा, तो दूसरे कूपक यानी यहाँ पे अगर कुएं को लिया जाए तो एक जल से कुआं भेजा जाएगा, कुएं से जल, और दूसरे से वापस ऊपर खींच लिया जाएगा तथा विद्युत शक्ति के उत्पादन में प्रयोग के लिए किया जाएगा। यह स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रदूषण मुक्त एनर्जी के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई भूतापी ऊर्जा। अगला देखो, नेक्स्ट जैविक ऊर्जा। फोर्थ है जैविक ऊर्जा। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जैविक पदार्थ, इसके अंतर्गत लकड़ी, फसलों के अपशिष्ट, गोबर तथा विभिन्न प्रकार का कूड़ा कचरा सम्मिलित है, जिससे गैस उत्पन्न की जा सकती है। जैविक ऊर्जा दो विधियों से प्राप्त की जा सकती है। पहला है ताप रासायनिक, तथा सेकंड है वो है जैविक। तो दो तरह से इसको अफ्रीका, अमेरिका तथा पूर्वी देशों में कुल ऊर्जा है में 20 से 58% योगदान जैविक ऊर्जा का है। तो जैविक ऊर्जा का स्रोत है वो नंबर देखो देश है, तथा इसमें जैविक ऊर्जा प्रतिशत के अंदर है। यहाँ पे प्रतिशत नंबर 5 देश है वह उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे 45% है, तथा दक्षिणी अमेरिका, की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 31% है। यूरेशिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 19% जैविक ऊर्जा का योगदान है। और एशिया में जो है जैविक ऊर्जा का वो 6% योगदान है। अगर हम इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत में जैविक ऊर्जा हेतु भारत के अंदर है वो जैविक ऊर्जा के स्रोत देखो। तो भारत में जैविक ऊर्जा हेतु बायो संयंत्र तानूकू आंध्र प्रदेश, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, अकलेश्वर गुजरात, मुक्तसर पंजाब, बेलगाम कर्नाटक में स्थापित किए गए हैं, जिससे 1248 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त की जा रही है यानी वर्तमान के अंदर। तो इसका मुख्य रूप से ये हो गया बायोमास एनर्जी। तो इसलिए इससे गोबर से द्वारा वनस्पति कूड़ा करकट है, इसको क्या करता है एक उसमें दबा दिया जाता है, तथा इसके बाद में इससे विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है इसको उनसे प्यूरिफाई यानी इसको डाला जाता है और दबाकर रखा जाता है। इसके बाद में इससे क्या हो जाता है कि एक ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा से जैव ईंधन जिसको जैव भार एनर्जी बोलते हैं, तो ये विश्व में प्रचुरता से उपलब्ध है। इन्हें पुनः चक्रण संसाधनों का उत्तम उदाहरण है, यानी वापस से रिचार्ज वाले उद्योगों से इसको वापस से बनाया जाता है। फसलों के अपशिष्ट पदार्थ या कृषि के उपजात पदार्थ अविभार ऊर्जा के महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जैवभार ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें वनों की अहम भूमिका है। जलाऊ लकड़ी, गोबर तथा फसलों के अपशिष्ट पदार्थ घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाते हैं। विगत कुछ वर्षों से विश्व के विकसित देश की जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होने के कारण ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। तो जीवाश्म ईंधनों को तेजी से क्षय होने के साथ साथ उनके प्रयोग में गैसीय प्रदूषण की समस्या से ऊर्जा का वैकल्पिक यानी गैर प्रदूषण स्रोतों का इस्तेमाल किया जाने लगा है, और उसके अंदर है
वो बायोमास ऊर्जा। जैव भार द्वितीय पीढ़ी का जैव ईंधन, यह लघु स्तर पर एक प्रमुख पुनर्नियोजित संसाधन है। इससे विश्व की प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन का लगभग 14% ऊर्जा जैव ईंधनों से ही प्राप्त होती है। विकसित देशों से तो इसके प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। जैव ऊर्जा में प्रमुख स्रोत हाइड्रोजन, मीथेन, बायोगैस, ऊर्जारोपण, इथेनॉल तथा बायोडीजल सम्मिलित है। बंजर भूमियों का उपयोग तेजी से उगने वाली घास, झाड़ियों, वृक्षों आदि के लिए रोपण के लिए किया जा रहा है। तो भारत में जैव ईंधनों में विकास में जेट्रोफा नामक अखाद्य तिलहन पौधे तथा गन्ने के प्राप्त बायो एथेनॉल महत्वपूर्ण है। करंज से भी बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। अब देखो अगला है ज्वार शक्ति या ज्वारीय शक्ति। ज्वार शक्ति संसार का सर्वप्रथम बृहद पैमाने पर वह ज्वारीय शक्ति का उपयोग किया गया। ज्वारीय शक्ति उत्पादन प्लांट सफलतापूर्वक फ्रांस में रेंस के नदी के फ्रांस में जो रेंस नदी है, रेंस नदी की एस्टूरियन पर स्थापित किया गया था। इसमें अंतर ब्रिटेनी तट पर समुद्री टरबाइन जनरेटर लगे हैं जो ज्वार शक्ति से चालित होते हैं। इसका वार्षिक उत्पादन है 544 मिलियन किलोवाट है। यद्यपि इस प्लांट की स्थापना में ऊंची लागत आई है, तथापि यह नए ऊर्जा स्रोतों के विकास के एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बहुत में अन्य देशों में इस ज्वारीय शक्ति के विकास की संभावनाएं काफी हद तक बनी रहती है। अगर दूसरा बात करते हैं कनाडा के अंदर, कनाडा में न्यू ब्रिंसविक और संयुक्त राज्य अमेरिका में मेन राज्य यूएसए के अंदर जो मेन राज्य है, मेन राज्य में फुंडी की खाड़ी के विभिन्न भागों में जहां ज्वार की ऊंचाई 50 फीट से अधिक होती है। कितनी ज्वार की 50 फीट से अधिक ऊंचाई शक्ति प्लांटों की स्थापना के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं। यानी जो ज्वारीय पानी का जल स्तर ऊपर आता है तो यहाँ पे कभी कभी ज्यादा आता है, तो इनसे क्या होता है, इनसे वापस से वो जाता है, तब टरबाइन वगैरह इससे काफी चलाई जाते हैं और एक विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो इससे उत्पन्न होने वाली विद्युत को क्या किया जाता है, उपयोग में कारखानों के अंदर भी काम में लिया जाता है। तो अन्य प्रकार से अगला है, इसमें अन्य स्रोत है वो ताप नाभिकीय संलग्न रिएक्टर के द्वारा भी उत्पादन किया जाता है तथा चुंबकीय द्रवगति प्रक्रिया के भी द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का मुख्य रूप से संसार के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है और आने वाली जो अगली पीढ़ी है उसमें महत्वपूर्ण ज्यादा से ज्यादा योगदान इसी कारण है, क्योंकि ये एक तरह से प्रदूषण मुक्त है तथा इनसे कोई साइड यानी प्रदूषण भी नहीं होता है तथा अन्य क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से ज्यादा दबाव भी नहीं बना पाते हैं। तो ठीक है, ये था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद।